क्वेश्चन नंबर 3, जीची कंपनी। ये करते हैं। दिस वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सम्स एनपीवी का। देखते हैं क्या बचा है। डिस्कस एंड जस्टिफाई द एक्शन जीची शुड टेक टू एड्रेस द थ्री फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पॉलिसी फेलियर्स। ओके, ये बाद में करते हैं थ्योरी। बी पार्ट, prepare a report for the board of directors of ZHICHI company which estimate the appropriate discount rate to be used to determine the net present value of the new project based on all equity finance. ओके, ऑल इक्विटी फाइनेंस। एस्टिमेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग। अच्छा ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड एनपीवी है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे एक स्टेप्स है हर एक चीज के, चलेगा। तो ये है जीची कंपनी। ये उन्होंने सबसे पहले आई थिंक फेलियर्स बताए पहले तीन इसमें। ये फिल्म मुझे ऐसे उतने रेलेवेंट नहीं लग रहा है। सिर्फ ये पढ़ लेते हैं। जीची कंपनी इज अ लार्ज लिस्टेड इंजीनियरिंग कंपनी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स for businesses worldwide. Until a few years ago, the value of its shares had been increasing steadily, and it regularly outperformed its main rivals. Okay. However, more recently, its shares have been underperforming, and many financial analysts are recommending that ZHI Company shares should be sold. ZHI Company's investors are becoming increasingly concerned in underperforming, and many financial analysts are recommending that GCM will be sold. So are becoming increasingly concerned. तो फिर इन्होंने तीन पॉलिसी फेलियर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अभी आते हैं न्यू प्रोजेक्ट मतलब वो डिस्काउंट रेट। ठीक है। जीसी कंपनी इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर एनवायरमेंट फ्रेंडली मोटर स्कूटर्स which are fully carbon neutral. This is diversification into a new business area for Zichi company in which it has no previous experience. Diversification into new business area which has no previous experience। ठीक है। लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोटर स्कूटर बना रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है। ZHI Company's chief financial officer is of the opinion that ZHI should determine an appropriate discount rate for the project based on any initial assumption that the project will be all equity financed. Lil, Liu Company would be a competitor to ZHI as it manufactures environmentally friendly motor scooters as well as equipment for wind farms. ZHI Company would be a competitor for Liu company would be a competitor to ZHI company as it manufactures environmental friendly motor scooters. लेकिन ये लोग as well as wind farms करते हैं. So approximately 60% of Liu's business is manufacturing motor scooters and remaining 40% is manufacturing wind farm equipment. ठीक है. Given below is the most recent financial information relating to Liu company. तो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है ल्यू कंपनी का शेयर कैपिटल, शेयर रिजर्व्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी बीटा। ये सब दिया मतलब मुझे एसेट बीटा निकालना है ल्यू का टोटल। ठीक है ना। ये तो मेरे को पता चल गया। फिर उन्होंने सैनवियो कंपनी, ये थर्ड कंपनी है। तो जीची कंपनी ए कंपनी, ये बी और ये सी। तो बेसिकली ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, वैसा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। The Sanview company is involved in manufacturing of equipment for wind farms. Sanview company is involved in manufacturing the equipment for wind farms. It has estimated its cost of equity as 15.4%. It is financed by 20% by debt and 80% by equity in market value terms. Okay. ओके, और इन्होंने यहाँ पे नीचे रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है। हमको पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले करना है एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर द एनपीवी। ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट अगर हमको निकालना है, थर्ड कंपनी जीची कंपनी, बी, का, बी, 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 का फर्स्ट पार्ट।
लेकिन एक मिनट, ये तो वो रिपोर्ट है ना, अपेंडिक्स 1। ऐसा करेंगे इसको। अब देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन करते जाना है ना, मेरे को तो रिवर्स कैलकुलेशन करते जाना है। अच्छा देखो, इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ था एपीवी हमें निकालना है। अगर हमें एपीवी निकालना है तो मतलब मुझे एनबीवी के टाइम पे सिर्फ बीटा एसेट यूज करना पड़ेगा कैपेम से केई निकालने के लिए, बिकॉज मैं बेस एनपीवी निकालता हूँ। बेस एनपीवी इज ओनली इक्विटी, एंड ओनली इक्विटी मींस ओनली बीटा एसेट यूजेज। तो फॉर कैलकुलेटिंग द केई ऑफ, फॉर कैलकुलेटिंग द केई ऑफ, मेरी कंपनी का नाम क्या है, जेची, जीची कंपनी, we will be using the CAPM method। अभी इस CAPM मेथड के हिसाब से KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा एसेट इंटू RM माइनस RF। We will be using beta asset as we only require the business risk to business risk element to find out the base NPV, thus all equity। तो अभी सबसे पहले बात तो केई में को निकालना है, ठीक है ना, केई निकालना है। RF, RM माइनस RF और बीटा एसेट। अब मेरे पास, मुझे इतना 100% श्योर है कि इन्होंने मुझे बीटा एसेट इतनी सिंपली दिया नहीं होगा, मेरे कंपनी का है ना। इन्होंने मुझे दफा, क्या हो गया ये, अरे मैं क्या किया भाई, शी, तो व्हाट नॉनसेंस भाई, दिस इनटू दिस भाई, से ब्रैकेट ओपन। आर एफ मेरा, आर एम मेरा क्या है अभी, RM माइनस RF, तो वो मार्केट रिस्क प्रीमियम ही मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, सो 8%। बीटा एसिड मेरे को दिया नहीं हुआ है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन ये है मेरा वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं करूंगा वर्किंग्स अपने, उनको वर्किंग्स की तरह दिखाऊं या कैसे दिखाऊं। तो वी हैव बीन गिवन डेटा ऑफ ल्यू कंपनी whose asset beta can be used। However, अगर हम देखें यहाँ पे तो सैनव्यू जो है वो सिर्फ विंड फार्म्स बनाता है, वेरएज ल्यू जो है वो, देखो, ल्यू फार्म would be a competitor who produces wind farm, ये देखो, मैन्युफैक्चर्स बोथ, ल्यू मैन्युफैक्चर्स बोथ ऑफ देम। तो बट जीची ओनली मैन्युफैक्चर्स फॉर दी मोटर स्कूटर्स, thus asset beta needs to be adjusted। अब ये सब मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, ताकि यही सब चीजें मैं कॉपी पेस्ट करके मेरे वो मतलब वो रिपोर्ट में लिख पाऊँ, है ना, थोड़ा बहुत। अभी हम, सो वी हैव also been given data of Sanvenue which can be reverse calculated to find out the asset beta। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी कैपेम को कॉपी
पेस्ट। ठीक है, इस गैप को मैं हटा देता हूँ जरा। RF बराबर है, मुझे यहाँ पे खाली बीटा एसिड चाहिए, यहाँ पे मुझे केई चाहिए। केई, अरे यार केई, केई मेरा, तुम देखोगे सैनव्यू का कितना है, केई मुझे दिया हुआ है, सैनव्यू मैंने 10 मिनट 15.4% है, 15.4%। तो यहाँ पे क्या आएगा देखना, ध्यान देना। सबसे पहले तो Ctrl+X यहाँ पे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, रुक जाओ। ये मेरा क्या आएगा देखना। यहाँ पे मेरा आएगा KE-RF, मेरा पहले ऐसा आएगा, KE-RF। ये आ गया। अभी मैं बीटा एसिड के लिए क्या करूंगा, दिस, क्योंकि मैं बीटा एसिड निकालूंगा, बीटा इक्विटी निकालूंगा। आई थिंक मैं ये बीटा इक्विटी निकालूंगा ना इसकी। हाँ, ये मैं बीटा इक्विटी निकालूंगा इसकी। मैं बीटा एसिड सिर्फ मेरे लिए निकाल रहा हूँ, बाकी कंपनीज के लिए मुझे कैपेम बी में बीटा इक्विटी ही चाहिए। तो अभी दिस डिवाइडेड बाय 8% विल गिव मी माई, अरे इतना कितना आ सकता है भाई, अरे इतना नहीं आएगा। हाँ वही, इतना ऐसा आएगा। वही डर है चाहिए क्या। अभी यहाँ पे बीटा इक्विटी, यहाँ पे भी बीटा इक्विटी। नाउ दिस बीटा इक्विटी will be geared in order to find out the value of beta asset of the company that is involved in the manufacture of equipment of for wind farms, sure, of ओनली इक्विपमेंट फॉर विंड फार्म। तो मैं सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके मेरे वो ड्रॉप बॉक्स में डालता जाऊंगा, और वहां पे मेरे मतलब वो रिपोर्ट में छापूंगा बाद में। ये है मेरा प्लान। अभी ये हो गया। अभी मैं बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू केई, अच्छा इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डी 1 - टी। सो बीटा इक्विटी कितना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, वैल्यू ऑफ डेट कितना है, वैल्यू ऑफ डेट 1 - टी कितना है, टैक्स कितना आएगा परसेंटेज, टैक्स का परसेंटेज देखो मुझे दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 20%, सो इंटू 0.8 करूंगा मैं। इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे दिया फाइनेंस बाय 20% एंड 80% बाय इक्विटी इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, देखो इंडिया इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80-20। तो ये मुझे दे देगा मेरा बीटा एसेट। Thus, this is the beta asset for only the wind farms, only beta asset for the company only in farm assets. This will be used to find out the values, the value of beta asset for only the, मैं ये सब नहीं जीता, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे इसका फॉर्म में फॉर्मेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे बीटा एसेट, यहाँ पे वेटेड एवरेज किसका करूंगा मैं, लेकिन मैं वो नहीं पता मेरे को। अरे मेरे को ल्यू को भी निकालना है, मुझे ल्यू का भी तो टोटल निकालना है। शिट, ये चीज मेरे को पता नहीं था, अब मेरे को ल्यू का भी करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं अभी नीचे डाल देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे डाल देता हूँ, इतनी जगह तो लगी जाएगी।
ओनली विंड फार्म्स, यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर ल्यू कंपनी। अभी बीटा इक्विटी ल्यू का कितना है, उन्होंने बोला है 1.2। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 172। 123 123। वैल्यू ऑफ डेट 482। एक मिनट, बट डिड आई कैलकुलेट दैट बीटा एसेट, और मैंने बस वो ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व की है। मैंने शायद वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व की है। ओ माय गॉड, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 48260123। मुझे शायद ये ना, मैंने ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व की है। शिट शिट शिट, मैंने घाई कर दी। बीटा एसेट इसके नीचे आएगा। बीटा एसेट, हाँ भाई, बीटा एसेट इसके नीचे आएगा। दिस ब्रैकेट, ये सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू डेट, मतलब वो डेट के ब्रैकेट की चीज है। ये है मेरा बीटा एसेट। एंड सेम चीज यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। गुडनेस भाई, बच गया भाई, वरना मरते मरते बच गया भाई। फॉर ल्यू, अभी यहाँ पे, नाउ वी नीड टू proportion these asset betas to find out the only asset beta for, क्या था हमारा, मोटर स्कूटर्स ना, फॉर मोटर स्कूटर्स एसेट बीटा प्रोपोर्शन पर्टिकुलर्स। अभी सबसे पहली बात तो, रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं विंड फार्म्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं मोटर स्कूटर्स लिख देता हूँ, ठीक है। अभी टोटल एसेट बीटा कितना है मेरा, टोटल एसेट बीटा मुझे कैसे मिलेगा, ल्यू का टोटल एसेट बीटा इतना है, ठीक है। ल्यू टोटल एसेट बीटा इतना है, इसका प्रपोर्शन है 100%। तो यही वैल्यू आएगी प्रॉपर, ठीक है। अभी आते हैं विंड फार्म्स पे। अगर हम देखें विंड फार्म्स का एसेट बीटा जो है, वो है 1.0625, लेकिन ये चीज प्रपोर्शन कितना है ल्यू में ये देखो, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ ल्यूज बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग मोटर स्कूटर्स एंड 40% इज मतलब मैन्युफैक्चरिंग विंड फार्म्स, और मैंने सिर्फ विंड फार्म्स का निकाला है, तो ये है 40% का। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस गिव्स मी इतना, जितना ही वैल्यू है, तो इन दोनों को माइनस करूंगा, मिलेगा 5 5, ये है 60%। तो फिर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा, ये करूंगा मैं रिवर्स कैलकुलेशन ब्रैकेट ओपन, सब तैयारी वैयारी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इतना भी गलत नहीं आना चाहिए, डिवाइड बाय दिस। तो ये मुझे देता है रिवर्स कैलकुलेशन करके एसेट बीटा ऑफ मोटर स्कूटर्स, मुझे यही चाहिए था। दस दिस इज द एसेट बीटा ऑफ मोटर स्कूटर्स विच इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। एंड मैं यही यूज करूंगा बिकॉज मेरे को बेस एनपीवी निकालना है। सो बेस एनपीवी निकालने के लिए मेरे को इसी की जरूरत है, एसिड बीटा की लिंक दे दी। तो एसिड बीटा मेरे को आ गया 12.2%। वाह, एग्जैक्ट आया है, एग्जैक्ट आया है, सो ज्यादा होप्स है कि बराबर होगा। अ, थोड़ा ऊपर ही होगा ना ये भी। अच्छा नहीं, ये तो क्वेश्चन ही है अभी तक, 150 पे देखता हूँ। ये भी क्वेश्चन ही है, 175 में भी। ये आंसर्स तो है, कौन सा है ये, फोर्थ, हाँ ठीक है, मेरे को तो ऊपर का ही चाहिए। और नहीं, नीचे गया ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
12% आया है इनको। क्योंकि इनको एसेट बेटा प्रॉपर 9% आया है, मुझे 0.9 नहीं आया है प्रॉपर। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने एसिड बीटा सैनव्यू का, एक मिनट, उनको इक्विटी बीटा कितना आया? 1.325। मेरे को इक्विटी बीटा कितना आया सैनव्यू का? देखो वैसे तो मैं 12% अप्रॉक्स इसका 12 ही लूंगा, तो आंसर करेक्ट है, बट एक बार बस एक ज्यादा एक्यूरेट कैसे है उनको, बस मुझे वो चेक करना है। 15.4% है, ओ इट वॉज 15.4%। अरे इधर कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो कितना था सैनव्यू का। सैनव्यू का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.4% था, मैंने यहाँ पे 15% लिखा हुआ था। माय बैड, माय बैड, तो ये लिंक से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जनरल परसेंटेज में क्यों आ रहा है? जनरल चाहिए मेरे को। तो ये ऐसे बीटा चेंज हो गया, तो नीचे सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली बदलते गए। तो ऊपर आऊंगा तो ये तो ये 11.97, तो अप्रोक्स 12%, अप्रोक्स 12%। ठीक है, ये हो गया अप्रोक्स 12%। नाउ वी कैन गो फर्दर अहेड। What have they given further ahead? Estimate the net present value of the project, assuming that it is all equity finance. I think मैंने बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी लगा दिया है इसके कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं ये लिखते बैठा था ये सब कुछ। एनीवेज ये सब पार्ट है मतलब रिपोर्ट का, लेकिन अब उस फिर बाद में कहाँ डालना है कैसे डालना है वो सब सोचने में बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। टू अपेंडिक्स 2 एस्टिमेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट करनी है, सो ऊपर आ जाते हैं ये पे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ZHICHI company expects the new project manufacturing in environmentally friendly motor scooters to last for 4 years. The project will require immediate expenditure of 70 million in the plant and machinery. ठीक है, सो अरे यार अपेंडिक्स 2, हाँ ठीक है, अब मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम चला जाएगा। या लिख दूँ? लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, आदत नहीं जा रही। ये सब कॉपी यहाँ पे पेस्ट। मैं वर्किंग नोट्स के लिए नहीं बनाया ना, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वर्किंग नोट्स के लिए, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड है वर्किंग नोट्स। अपेंडिक्स 2, इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको। इन इन्वेस्टमेंट कितना आता है? -70,000 लिख देता हूँ मैं ऐसे। प्लीज ये सेम कंट्री में होने दो अभी। After the project ends in 4 years time, it is anticipated that the project will be sold for 42 million। चलो फिर सोल्व कर रहा हूँ मैं 42 million का। अगेन अरे अरे, exclusive inclusive of any inflation increase, ठीक है। The following estimates of the revenue and cost relating to the directly to the project have been made. The first year sales revenue is expected to be 10 million and will increase to 40 million in 2 year, by 40 million की 240 million, 240 million, okay। So सेल सेल्स रेवेन्यू पहले साल में है 10 मिलियन का, फिर है 40 मिलियन का, उसके बाद बन जाता है फाइनल 2 ईयर प्रोजेक्ट सेल्स विल ग्रो बाय 20% ईच ईयर, तो ये हो जाएगा 20%, ये भी ग्रो होगा 20% के रेट पे। चलो ये ग्रो हो गए 20% के रेट पे। द कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 120% ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन द फर्स्ट ईयर। कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी, इसका -1.2 इंटू दिस, ये हो गए। फिर आते हैं फॉर द फर्स्ट 80% ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन द सेकेंड एंड रिड्यूसिंग टू 40% रेवेन्यू फॉर ईच ऑफ द फाइनल 2 ईयर, रिड्यूसिंग टू। और हर जगह पे 80 और 40 ऐसे टू टू दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये भी हो गए। सब सॉरी, substantial initial working capital of 10 million will be required the start of year 1 of the project, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल, बट यहाँ पे आता है कितना? 10 मिलियन।
Subsequently 15% of the sales revenue for that year will be required. Subsequently 15% of the sales revenue, अरे यार, ठीक है। सो अभी वर्किंग नोट्स में सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल। भाई वैसे तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ वो वर्किंग नोट दिखाना चाहता हूँ। क्यों 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 मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्यों? डायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्टली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वर्किंग कैपिटल कर लेता हूँ यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल, ये मेरा पहले साल में 10,000 है। नेक्स्ट ईयर में मेरे को इसका 15% भरना पड़ रहा है ना, इन्होंने इन्होंने बोला है। आई हैव टू पे 15% ऑफ द कमिंग ईयर्स, तो 15% ईयर का मैंने यहाँ पे पे कर दिया। नाउ इंक्रीमेंटल होता है हमेशा, वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज इंक्रीमेंटल इन नेचर, सो दिस का दिस वुड बी माइनस दिस प्लस द प्रीवियस। तो ये एडिशन है, रह गया ना करंट पोजीशन, प्रीवियस ईयर, हाँ बराबर किया है। माइनस करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर, हाँ बराबर है। यहाँ पे होगा सम। इन कैपिटल लिंक दे देता हूँ, और नेगेटिव का लिंक ऑनली दिया हुआ है। ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट्स, आएगा टैक्स, आएगा कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यूज, आएगा एनपीवी। यहाँ पे वन। अब मुझे मुझे केई कितना आया था, मैं सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग में सब कुछ डाल देता हूँ। मैं केई आया था 12% का। सो 0.893 बेसिकली, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। फिलहाल तो एनपीवी नेगेटिव 46,200 आ रहा है। इसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट मैंने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे। सम 873, ठीक है। एनी वर्किंग कैपिटल विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये हमेशा ये लाइन देते हैं। मैंने इस बार ये लाइन बिना पढ़े यहाँ पे दे दी थी, बट ठीक है, ये देते हैं यूजुअली। Zachi pays corporation tax of 20% every year. Tax is payable within a year's time delay. Okay. Any tax losses from the project are set against the company's profits from other projects. तो जब ये ऐसी लाइन देते हैं ना, तो बेसिकली मेरे को इस चीज को खाली नेगेटिव में यहाँ पे लिख के टैक्स चार्ज करना है, बस इतना ही है। जब ये लोग ऐसी लाइन दे देते हैं कि हम बाकी के प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर देंगे हमारे लॉसेस को वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, तो ये ऐसी लाइन हम लोग डाल सकते हैं। फिर आता है tax allowable depreciation is available on the expenditure on plant and machinery for the project at an annual rate of 15% on reducing balance basis। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेकेंड टैक्स allowable debt, which is investment amount, which is कितना है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। उन्हें बोला है 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस।
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब मैं बेच रहा हूँ ना, तो मैं बेच रहा हूँ 42,000 का सेल। बैलेंसिंग अलाउंस, तो ये आएगा -0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TAD, टैक्स लायबल डेप्ट। यहाँ पे भी TAD, टैक्स लायबल डेप्ट इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो या तो हम टैक्स लायबल डेप्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग टैक्सेबल मतलब वो टैक्स प्रॉफिट्स में ऑटोमेटिकली वर्किंग नोट में एडजस्ट करके कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड है विच वी कैन अप्लाई। और मैं ना यहाँ पे यही वैल्यू लिखा करूंगा, है ना। नेगेटिव में ये वाली वैल्यू आ जाए। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द प्लांट एंड मशीनरी विल हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 20 million एट द एंड ऑफ। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी का रियलाइजेबल वैल्यू 20 million है। हाँ, मेक सेंस, क्योंकि हम लोग 42,000 का पूरा प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। उन्होंने बोला है 42,000 का पूरा प्रोजेक्ट मतलब बिक जाएगा, जिसके अंदर ये 20 million आता होगा ना एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दिस रियलाइजेबल वैल्यू इज इंक्लूडेड विद इन द प्रोजेक्ट, बराबर है। तो अभी मेरा बैलेंसिंग अलाउंस खाली मतलब बदल जाएगा। वो मेरा बदल गया बैलेंसिंग अलाउंस ऑटोमेटिकली। ये आ गया 2988, ठीक है। दिस इज वॉट आई हैव एडजस्टेड। थिंक इट्स डन। डन, आई थिंक ये भी डन। ठीक है, अभी ये तो हो ही गया है। Now what we can do, what we can do. तो वैसे हो ही गया है। चेक करते हैं आंसर को। आंसर है 0.9 नेगेटिव, हमको आया है 0.1 नेगेटिव। नहीं मतलब सॉरी, वन वन नेगेटिव, 1 million नेगेटिव। इनको है 900 नेगेटिव। चेक करते हैं कहाँ पे वैल्यूज में डिफरेंस है। टैक्स लायबल डेप्ट का नेट इम्पैक्ट आया रहेगा, सो दैट्स फाइन। मैं देखो टैक्स लायबल डेप्ट को इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, टैक्स के अमाउंट्स देख लो, अगर वो पॉजिटिव में है तो बराबर है। ये देखो इन्होंने लिया है 2.5, इन्होंने यहाँ पे 0.2 लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 1 पॉइंट मतलब एक्चुअली यहाँ पे 0.185 आता है। बेसिकली दे हैव राउंडेड ऑफ, उन्होंने बहुत ज्यादा राउंड ऑफ किए हुए हैं। हमने राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं किए हमने, क्योंकि हमने फिगर्स फुल में किए है ना यार वैसा। तो अभी मुझे ऐसी कोई गलती तो नहीं लग रही है, वैल्यूज बिल्कुल सारे सही है। यही देख लो ना, ये देखो यही देख लो। 2000 पॉजिटिव, 9.3, 9.3 बराबर। फिर यहाँ पे आता है 27.54, उन्होंने लिया 27.6। उन्होंने राउंड ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। फिर यहाँ पे उन्होंने हमने लिया 80.998, उन्होंने लिया 81। फिर 2.3, 2.3, लेकिन 2.314 लिया, इन्होंने खाली 2.3 लिया है। तो ये राउंड ऑफ की वजह से इतना नेगेटिव में आया है, वरना ठीक है। आई फील, आई थिंक उतने मार्क्स मिल जाएंगे कंपेंसेशन के टाइम पे। तो अभी ये हो गया हमारा बेसिकली बेस एनपीवी। अब हमें इसके बाद निकालना है एपीवी। अगर हमें एपीवी निकालना है, तो हम एपीवी के टाइम पे क्या करेंगे अभी। इन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी रहेगी, हाँ ये देखो एपीवी के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, अपेंडिक्स 3, एस्टिमेटिंग द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी। तो अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा, बेस एनपीवी। यहाँ पे आएगा एपीवी। एक बहुत नीचे, ज्यादा नीचे हो गया एक्चुअली, एपीवी सम
अभी बाकी के सम देखते हैं अभी यहाँ पे। ड्यू टू पॉजिटिव एनवायरमेंटल नेचर ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट जेची कंपनी can obtain entire funding of the project through a loan at a subsidized interest rate of 180 points below the lower than the estimated risk-free rate of 4.8%. Zachi's normal borrowing is 6%. Okay. तो यहाँ पे सब्सिडाइज लोन है, तो वो एक्चुअली सब्सिडाइज लोन से पहले इश्यू कॉस्ट आता है, बट ठीक है। सब्सिडाइज लोन, तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट रेट एट मैं एक मिनट इसको एकदम सब्सिडाइज्ड लोन इसको लिख देता हूँ नॉर्मल लोन। यहाँ पे आएगा डिफरेंस। डिफरेंस अभी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है। प्रिंसिपल अमाउंट उसने वाला प्रिंसिपल अमाउंट एंटायर फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू अ लोन। एंटायर फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बट दिस फंडिंग शुड बी ऑफ ईयर जीरो या ऑफ 70,000। यही नहीं पता ना अभी, लाइक ईयर जीरो का पूरा वैल्यू ले लूं कि 70,000 सिर्फ लूं। यूजुअली ईयर जीरो का वैल्यू लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिलहाल जीरो का वैल्यू लेके देख लेता हूँ। अगर बाद में कुछ ये मतलब बदलाव होगा तो वो कर लेंगे। इंटरेस्ट, क्योंकि यूजुअली ईयर जीरो का वैल्यू रहता है वहां पे, इसके लिए आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। मैं सारा का सारा मैं एक सब्सिडाइज लोन के थ्रू कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट इसके लिए कितना होगा, 4.8% -1.8% बेसिकली सब्सिडाइज लोन में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4.8 रिस्क फ्री रेट था, उसके नीचे मेरे को 1.88 में और मिल रहा है। और नॉर्मल बोरोइंग है 6% का। तो इंटरेस्ट पहले साल का कितना होगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो पहले साल का होगा, मतलब एक साल का। इंटरेस्ट रेट ठीक है ना, फिर मैंने निकाल लिया इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट कितना है वो निकाल लिया यहाँ पे। इसके बाद ये इसको ओनली ईयर वन, ये अभी मेरे को 4 साल का चाहिए। तो एन्युइटी एन्युइटी में कैसे लूंगा, 6% के लिए 4 साल, 6% के लिए 4 सालों के लिए 3.465। 3.465। तो ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट आया 8.136 का। तो वही सोच रहा हूँ, ये अगर प्रिंसिपल अमाउंट गलत हुआ ना, पूरा कैलकुलेशन साला साला गलत जाएगा। ये मेरा डाइसी है कि मेरे को 80 लेना चाहिए कि 70 लेना चाहिए, इसको मैं हैंगिंग पे रखता हूँ। ठीक है, बट मेरा ये हो गया है। नाउ दिस इज माई इंटरेस्ट सेव्ड। ठीक है, दिस इज माई इंटरेस्ट सेव्ड। एक मिनट है, इसको यहाँ पे सब्सिडाइज्ड लोन, दिस इज माई इंटरेस्ट सेव्ड। कितना इंटरेस्ट सेव किया मैंने, 8.316 का। देन टैक्स ऑन टैक्स क्लेम लॉस बेसिकली, हाउ मच टैक्स क्लेम है लॉस। अच्छा एक मिनट, टैक्स क्लेम लॉस जो है ना उसका वैल्यू विल बी ऑल्सो इन, मतलब इसका इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट उसका ही होगा। इंटरेस्ट का 20% ना, बिकॉज इतना मैंने लॉस कर दिया। टैक्स का रेट कितना था, 20% था। लेकिन एक मिनट रुकना, हम यहाँ पे एन्युटी जब लेंगे ना, तो हम एन्युटी
1 से 4 साल का नहीं ले सकते? टैक्स क्लेम लॉस का जो हमें एन्युटी लेना है ना, ये हमें 2 से 5 साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स 1 साल लेट पे हो रहा है। तो वो हम कैसे लेंगे पता है? 6% ही 5 साल का, 4.221, 4.212 बेसिकली, 4.212 माइनस 0.943। 4.212 माइनस 0.943। तो टैक्स क्लेम लॉस जो मुझे यहाँ पे मिला है वो है 0.96, ठीक है। फिर टैक्स शील्ड लेकिन मुझे एक मिली है। टैक्स शील्ड मेरी कितनी मुझे को मुझे मिली है? मुझे मिली है 1.56912 की। ओह, द सेम अमाउंट की। कैसे सेम? अच्छा, जस्ट हाफ का डिफरेंस, इसे इसलिए। हाँ, ऊपर भी एक्चुअली सेम ही हुआ था वो, है ना। ऊपर भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम ही चीज हुई थी। हम्म, क्या? कहाँ गया ये? ये भी हो गया। टैक्स क्लेम लॉस्ट। टैक्स शील्ड जो हमको मिली वो भी हमने ले ली। इसके बाद इशू कॉस्ट उन्होंने बोला है। इशू कॉस्ट विच नीड टू बी पेड आर एंटिसिपेटेड एट 3% ऑफ द ग्रॉस फाइनेंस। इशू कॉस्ट आर नॉट डिडक्ट, हाँ ठीक है। टैक्स अलाउड डिडक्टिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाला, इशू कॉस्ट 97, 3 एंड 100। तो ये तो देख, मैं यहाँ पे इसी का लिंक दे देता हूँ, 80 प्रिंसिपल अमाउंट का। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करनी पड़े, 70 करनी भी पड़े, तो भी हम ऊपर से ही कर देंगे ऐसा। ए, क्या किया मैंने? नहीं, ऐड होगा। हम्म। इशू कॉस्ट, तो ये हो गया 2.47, ए माइनस 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 में। अरे, मैंने ये सारे फिगर्स मिलियंस में किए और ऊपर थाउजेंड्स में किया है। वाह भाई। इसको 1000 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई, एंड इसको माइनस में पहले, एंड देन 1000 से मल्टीप्लाई। तो पॉजिटिव तो आ रहा है 48.28, तो एनपीवी से एपीवी का सफर पॉजिटिव में तो हो रहा है। तो अभी देखना है कि आंसर बराबर है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या लिया है ग्रॉस फाइनेंस का, 70 की 80। चलो गुड, उन्होंने भी 80 ही लिया है। तो चलो, हमारा वो बेट सही था कि 80 ही लेना है। तो उनको आया है 9.4, सॉरी 4.95। हमको आया 4.83। वो दैट इज द डिफरेंस इज ओनली बिकॉज हमारा बेस केस एनपीवी अलग आया ना उनसे, वैसा। तो वरना तुम देखोगे तो टैक्स के अमाउंट भी सेम है, 1.57 एंड 8.32, 8.316। तो ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही है। और मतलब कैरी फॉरवर्ड देखो, तुम देखोगे ना ऊपर में भी कुछ ज्यादा गलत नहीं है, वो बस वो पॉइंट्स में है ना। मतलब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, हमने नहीं किया, वो उतना ही डिफरेंस है। सो मार्क्स विल बी गिवन, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद इवेलुएट वेदर द न्यू प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन एंड डिस्कस द assumptions मेड इन द एस्टिमेट। ये तो पूरा का पूरा assumptions के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। कि बेसिकली रिस्क फ्री रेट अगले 5 साल तक सेम रहने वाला है, ये सब। देन कैप है, एसेट बीटा, ये सब पूरा पूरा एक्चुअली assumptions के ऊपर ही बेस्ड है पूरा। तो assumptions में नहीं पढ़ने वाला, बट बाकी की चीजें हम पढ़ लेते हैं, है ना। Report to the board of directors. This report evaluates whether or not the new motor scooter project should be undertaken. It discusses the assumptions made in estimating the value of the project and whether the adjusted present value APV method, which is used to estimate the value of the project, is more appropriate than the conventional net present value method. ठीक है। Although
मतलब although yeah, although the NPV based on all equity finance discount is negative point 0.9, हाँ हम एक्चुअली ये पॉइंट बोल सकते हैं कि ये 0.9 सिर्फ ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, ये मैं सोच रहा था हाँ। एंड देन जो बाकी का है वो डेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ये तो बेसिक है। ऑन दैट बेसिस द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड इफ द प्रोजेक्ट इज फंडेड यूजिंग फंडेड using the subsidized loan but not necessarily without it. However, both values are marginal and a small change in the variables, see below, could easily mean that the project is no longer viable. In addition to this, it should be noted that that a large proportion of the present value of cash flows from the project, 51.5, occur in the fourth year of the project. Projections further, हाँ ये भी बहुत सही बात है कि एक्चुअली हम जो बेच रहे हैं ना एसेट, उसका भी एक पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, वो ईयर 4 में आ रहा है। तो मेन जो हमारा, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमने इतने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा एनपीवी नेगेटिव ही आ रहा है। उसमें भी हमने एक्चुअली ये एसेट बेचा है, उसका 42,000 ऑलरेडी इसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है। फिर भी फिर भी इसका आंसर ऐसा आ रहा है, ये हम बोल सकते हैं। तो दैट्स गुड। जेची कंपनी में बेनिफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग सेंसिटिविटी, हाँ ये तो ठीक है। कहते हैं अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या लिए हुए हैं वो सब इन्होंने बताया है। इनपुट वेरिएबल्स के अजम्पशंस तो ठीक है। ये वाला मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूँ, एसिड बीटास आर कैलकुलेटेड बाय डी गियरिंग ईच कंपनीज equity beta to eliminate the company specific financial risk. The asset beta of both companies represent just the business risk element. It is assumed that San Venue Company's asset beta represents the business risk of the wind farm business, and the Liu Company's asset beta represents the business risk of both the wind farm and the uh, environmental friendly motor scooter business. From these, it is assumed that the asset beta representing the suitable proxy of the business risk of environmental friendly motor scooters can be computed used to as and used to estimate the all equity। तो इन्होंने बोला है कि ये जो हमने इतना रिवर्स कैलकुलेशंस वगैरह लगाए हैं वो पूरा ही assumptions के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, ऐसा ये लोग ने बोला है। सही है, आगे बढ़ते हैं। इन अपेंडिक्स टू, तो ये अपेंडिक्स टू में हमने क्या क्या assumptions किए, तो ये सारे जो रेट्स वगैरह है ना, वर्किंग कैपिटल इतना रिक्वायर्ड होगा उतना रिक्वायर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सैनयू का इतना है, हमारा इतना कैसे है, ये सारे के सारे एक्चुअली assumptions के ऊपर ही बेस्ड है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग लिया हुआ है केई में, इसलिए हमारा एनपीवी फिलहाल ऐसा है। अगर एपीवी करते या हम लोग अगर वैक लेते तो शायद और अलग आता। फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट आर एस्टिमेटेड, ये देखो 120%, तो ये सारे वेरिएबल्स बेसिकली, ये सारे वेरिएबल्स हमने एस्टिमेट ही किए हुए हैं, ये हम बोल देंगे। अभी adjusted present value and net present value with NPV, future cash flows are discounted using ZHICHI company's average cost of capital, that is discount rate. Since the positive NPV will ensure that the minimum return requirement of all ZHICHI companies investors is met. However, the discounted offer does not take into account the changing business risk profile since the project is a diversification, nor the changing financial risk profile since the new project will be entirely financed by the debt. With the new project, both are changing and the APV method takes both changes into account. Furthermore, the APV method will provide significantly more information about the sources of value and also about the different levels of risk applicable to two different cash flows. When using the average cost of capital as a discount rate to generate the NPV, it is not possible to tell where the project's value is generated from, whether the value is from undertaking the project or from changing capital structure. It also assumes that all cash flows have the same risk profile and should therefore be discounted at the same rate. The adjusted present value method considers the risk element separately and considers the cash flow impact of each. The adjusted present value method considers the risk element and separately and considers the cash flows impact of each. It also assigns a suitable cost of capital
which is relevant to each cash flow. For example, the ungeared cost of equity in in base case NPV and the cost of debt to the financing side effect. APV does not normally take into account cost of financial distress, possibility of tax exhaustion, the agency cost related to financing using debt. However, in ZHICHI company's case, none of this is likely to be an issue because it has only used equity financing previously, and therefore impact of the above is likely to be minimal. PV does not normally take into account cost of financial distress, possibility of tax exhaustion, एंड हाँ मतलब बेसिकली इसने इसके भी अजम्पशंस बताए हुए कि हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एग्जॉशन वगैरह नहीं कंसिडर करते कि वो जैसे हमारा वो मोडी गिलानी मिलर का मॉडल है कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर टैक्स एग्जॉस्ट हो जाएगा वगैरह ऐसा बेसिकली दे आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट कि बेसिकली हमें लॉस भी हो सकता है बोल रहे कि क्योंकि ये प्रॉफिट ही होगा तो जिसके कारणवश हमें टैक्स का क्लेम मिलता जाएगा ऐसा. However, in ZHI company's case, none of these is likely to be an issue because it is only used equity financing previously and therefore the impact of the above is likely to be minimal. For these reasons, APV is more appropriate method to use to evaluate ZHI company's new project. चलो ठीक है. Conclusion. After considering the assumptions made in the calculations and discussing why the APV is more appropriate method, the recommendation is that the new project is undertaken because it generates a positive APV. However, sensitivity and scenario analysis should be undertaken because of the assumptions made and because the decision to accept is marginal. ठीक है ना तो ये हम बोल सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ये सब तो हो गया ये पार्ट बी हो गया ना. Discuss and justify the actions of ZHI company should take to address the three financial strategy policy failures. देखते हैं. The action that ZHI company should take. ZHI company is a large listed engineering company involved in the development and manufacture of environmentally friendly products for businesses worldwide. Until a few years ago, the value of its shares had been increasing steadily, and it regularly outperformed its many rivals. However, more recently, its shares have been underperforming, and many financial analysts are recommending that ZHI company shares should be sold. ZHI's investors are becoming increasingly concerned, and the analysis concluded that its underperformance was due to three policy failures in the company's financial strategy as follows. ZHI company does not undertake post-completion audits of its investment projects. अच्छा ये एक प्रॉब्लम है. तो पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट्स 100% करनी चाहिए. बेसिकली पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट्स में क्या क्या आता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था द इन्वेस्टमेंट which was done in the projects, what are the incomes that have been generated over the years, what are their results in the following years, are they matching with what we had anticipated or anticipated. If not, then where are the deviations coming from, what are the deficiencies, and how can they be overcome. तो ये हम बोल देंगे. ये हमें पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट रेगुलरली करनी चाहिए और एक सेट क्या बोलते हैं क्वार्टरली या 2 मंथली या 6 मंथली ऐसे पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करने चाहिए. एक्चुअली नहीं 2 मंथली भी नहीं क्वार्टरली 3 मंथ 6 मंथली और ईयरली पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट्स होने चाहिए प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर. फिर आता है जीची कंपनी हैज यूज्ड अ फिक्स्ड discount rate of 10% to assess all investment projects for some years now. None of the company's senior manager can remember why this rate was chosen. तो फिक्स डिस्काउंट रेट अच्छा ओके यही 10% का प्रोजेक्ट अच्छा सबके लिए किया था तो दिस इज रॉन्ग द डिस्काउंट रेट शुड बी the discount rate should keep on changing yearly depending upon the inflation rate that has been going on and other factors which are that change the discount rates
such as what is the risk appetite of the company at this point of time? Has or has not the company borrowed any debt in the recent years? What are the expectations of the shareholders? What is their risk appetite, and so on? It should depend upon these factors, और भी हो सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, गियरिंग, ये सब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये सब हो गया. A fixed using a fixed discount rate for so many years will not give a fair valuation to the company, and might not value NPV fairly, as if due to inflation and the increasing debt proportion, if the discount rate is increasing, then this might lead to a higher discount rate, and which would of course reduce the value or reduce the NPV of the company. ZHICHI company has continually funded new investment projects using equity finance. ZHICHI company has continually funded. एक second, हाँ. ZHICHI company has continually funded a new investment projects using equity finance, and analysis concluded that this financing strategy sent wrong signals to the investors. Huh. If we are using only equity finance, then we are not looking at the debt proportion at all, which is wrong because debt is an important aspect of the company. Thus, if company is and using मतलब analyzing investment projects using equity financing and calculating the NPV, then further analysis of the APV should take place, which involves the consideration for the debt elements as well. ये बोल देंगे. Post completion audit ये पढ़ते हैं. Post completion audit is the part of monitoring and appraising capital investment projects. It aims are to compare the company cost and timing of the projects against the original budget, and any subsequent changes to the budget as more information becomes known. It can be useful learning tool to help ZHI company manage projects more effectively and efficiently in the future. This can lead to setting realistic budget targets, better control of costs, and reduction of bottlenecks to help complete projects on time. This is especially so for similar projects. It can be expensive process and is useful, and its usefulness may be limited to projects which are unique. In order to maximize the effectiveness of post-completion audits, the ZT company would need to ensure that sufficient resources are provided to undertake the audit and the aims of the audit are clear and achievable. बराबर है. अभी fixed discount rate. A fixed discount rate to appraise new investment projects with ZT company uses can be ineffective when a decision is being made. A fixed discount rate to appraise new investment projects ZHI company uses can be ineffective when a decision is being made whether or not to undertake the project. This is because projects will have different risks attached to them, and therefore the returns required from these projects would differ. This could result in the low risk projects being rejected, which could have added to ZHI company's corporate value. The हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स बीइंग एक्सेप्टेड. वही मैं बोल रहा था, क्योंकि अगर हमने कम डिस्काउंट रेट लिया हुआ है बेसिकली, तो हमें ज्यादा मतलब वैल्यूएशन मिलेगी, तो वो ठीक है. तो ये तो हो जाएगा, ठीक है. वैसे न्यू प्रोजेक्ट मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ बोलने में. Observation of companies raising new finance for projects show that they typically prefer internal funds before accessing the external market. If new finance is raised through external markets, the companies prefer debt to equity. ये क्या? ओ, मैंने ये कंप्लीटली गलत ये किया. मैंने इसको एनालाइज. ये बेसिकली ऐसा है कि जब हम न्यू प्रोजेक्ट का फाइनेंस लेने को जाते हैं, तो हम हमेशा इक्विटी फाइनेंस पहले लेने को जाते हैं. ये ऐसा है. ये मुझे लगा कि हम लोग एनालाइज करते टाइम सिर्फ इक्विटी फाइनेंस के साथ एनालाइज करते हैं. नहीं नहीं नहीं. ये हम जब बाहर लेने को जाते हैं, तो हम लोग सिर्फ इक्विटी फाइनेंस पहले करते हैं. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग बिकॉज हम लोग को पैकिंग ऑर्डर थ्योरी फॉलो करना चाहिए. हम लोग को इंटरनल फंड्स पहले यूज करना चाहिए, फिर हमें डेट के लिए जाना चाहिए.
क्यों? क्योंकि डेट से हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, ये हम बोल देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें इक्विटी के पास जाना चाहिए। दिस शुड बी द प्रोसेस। मैं इसको कम्प्लीटली गलत पढ़ा। फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी को रॉन्ग सिग्नल्स तो जाएंगे, बिकॉज मैं डायरेक्टली इक्विटी लेने को चाह रहा हूँ, rather देन डेट या इंटरनल फंड्स के थ्रू। तो वो रॉन्ग सिग्नल्स तो जाएंगे।